वंदे मातरम दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। और आज जो हम यहाँ पर बात करेंगे, आज वो देखेंगे। आपको पता है कि कुछ ही दिनों में अब बिहार शिक्षक भर्ती, जी हाँ, उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपको पता है जिसका दो कैटेगरी में ये पेपर बांटा गया है। पहला तो आपका जो अपना सब्जेक्ट आप चुने हैं वो, और दूसरा जो पेपर होने वाला है वो आपका मैथ 80 80 नंबर का तो आपका पेपर होगा। और 40 नंबर के जो हैं उसमें आप देखिएगा मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, और आपको हिस्ट्री उस्ट्री भी पढ़नी है। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे उसी से रिलेटेड टॉपिक से। और वो रिलेटेड टॉपिक क्या है मैं बता दूँ आपको। देखिए, जितने भी यूट्यूब चैनल हैं या बहुत सारे चैनल हैं, पढ़ा रहे हैं अच्छा, लेकिन बेफजूल का आपको पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि जिसका पेपर हिस्ट्री नहीं है उसको इतना डीप में पढ़ना या ज़रूरत है नहीं कि पूरा चेप दिया जा रहा है, पूरा पेल दिया जा रहा है, सभी कुछ बता दिया जा रहा है। तो ये आपको ज़रूरी नहीं है। बता दें, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो सभी के सभी चीज़ पेल कर पढ़ाने लग रहा है, चेप के पढ़ाने लग रहा है, तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपको 1857 से लेके 1947 तक ही पढ़नी है, तो इसको समझना होगा। और उसी बीच देखिए, एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके बीच आता है, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1999, आज हम उसी पे बात करेंगे। और इसके साथ एक और देख लेंगे, खिलाफत एवं असहयोग देख लेंगे। नहीं तो आपको सबसे बड़ा जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसको आज हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो समय न व्यर्थ करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं रॉलेट एक्ट 1999। तो आपको पता है रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो 1999 में स्टार्ट किया गया था। लेकिन ये रॉलेट एक्ट जो है ये क्यों आया और इसका इतना विरोध क्यों हुआ? तो देखिए, ये क्या था आपको पता है, धीरे धीरे हमारे भारत में राजनीतिक जितने भी पार्टियां बन रही थी, धीरे धीरे आवाज़ भी उठने लगी थी। किस लिए? तो स्वतंत्रता के लिए। तो यही राजनीतिक पार्टियों को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। यानी राजनीतिक कैदियों, जिनको जिनको कैदी किया गया था, जो आंदोलन करते थे, महात्मा गांधी हो गए और भी हमारे बाल गंगाधर तिलक हो गए, ये सब जितने आंदोलनकारी थे, ये जो कैदी हुए थे, इनको जब आदमी गिरफ्तार करता था, आंदोलन होता था, तो जब इनको गिरफ्तार किया जाता था तो इनमें क्या कर दिया था, बिना किसी मुकदमा या बिना किसी रूल रेगुलेशन, ना कोई कानून ना कोई मुकदमा चलाया जाएगा, सीधा बोल दिया गया था। 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान कर दिया गया था। बिना किसी मुकदमा के दायर करते हुए किसी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, सीधा बोल दिया गया था। 2 साल जेल में बंद करने का प्रावधान कर दिया गया था। कितने साल? तो यहाँ पर आपको 2 साल। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, इसका उद्देश्य था भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करना। यानी जो भारत में, देखिए मैंने शुरू में ही बताया, भारत में राजनीतिक गतिविधियां चालू हो गई थी, शुरुआत हो गई थी, तो उसका अब अंग्रेज़ों के द्वारा दमन, उसको नीचे दबाने का कोशिश, मतलब उसे ख़त्म करने का कोशिश था। इसीलिए राजनीतिक पार्टियों को बिना मुकदमा का 2 साल का सबको जेल में डाल दिया जा रहा था। इसीलिए इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध होने लगा। बिना गलती के भी राजनीतिक पार्टियां जा रहे हैं, उस पर किसी तरह का मुकदमा नहीं चल रहा है, उसके बावजूद 2 साल के लिए जेल में चले जा रहे हैं। अन्यायपूर्ण क्यों था? अन्यायपूर्ण क्यों था? तो देखिए, भारतीयों की नागरिक आज़ादी पर प्रहार था। भारतीयों का जो आज़ादी है नागरिकों का, उस पर एक बहुत बड़ा हथौड़ा मारा गया था, प्रहार किया गया था एक तरह से। देखिए, भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर पास हुआ था। और साथ ही साथ सबसे बड़ा आंदोलन था कि इसमें भारतीय जितने भी सदस्य थे उनका किसी भी प्रकार का इसमें सहमति था ही नहीं।
जितने पार्टियां थी उनका सहमति था ही नहीं, उसके बावजूद इसे लागू कर दिया गया था। इसका परिणाम फिर क्या निकला देखिए। तो आप देखिएगा परिणाम क्या हुआ। 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल का समय था, 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन कर दिया गया। तो 6 अप्रैल को इसी कारण गांधी जी ने अखिल भारतीय हड़ताल पर बैठ गए और उसका आयोजन कर दिया गया, जिसमें विभिन्न शहरों में रैली करवा दी गई और जुलूस निकाले गए। आपको पता ही है बहुत जगह अभी भी हड़ताल होता है तो जुलूस और रैलियों का सहारा लिया जाता है। उसी तरह देखिए रेलवे वर्कशॉप, जो रेलवे में वर्कशॉप था में कामगारों का हड़ताल कर दिया गया। जो रेलवे में काम कर रहे थे वर्कर लोग, उन्होंने हड़ताल कर दिया, काम करना छोड़ दिया। दुकान पूरी तरह से बंद करवा दिए गए। स्थानीय नेताओं का हिरासत में ले लिया गया, स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। फिर आप देखिए बैंकों, डाक खानों, रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिया गया और बैंक में, डाक खानों जो थे, जो रेलवे स्टेशन थे, उन सभी में हमला कर दिया गया। यानी आप कह सकते हैं कि सरकारी संपत्ति पर, सरकारी संपत्तियों पर हमले किए गए। देखिए इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1919 में ये पारित हुआ था। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कब ये पारित हुआ था, तो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1919 में पारित हुआ था। तो ये था आपका रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट में हम लोगों ने देखा इसके प्रावधान क्या थे, तो प्रावधान क्या थे वो हम लोग को जानना है, इसका उद्देश्य क्या था और अन्यायपूर्ण क्या था और इसके परिणाम क्या निकल गया है। और यही बेहतरीन तरीका है किसी भी टॉपिक को समझने का, उसका आप प्रावधान जानो, उसका उद्देश्य जानो और उसका परिणाम क्या हुआ ये जानो। ये 3 चीज़ अगर आप जान ले तो किसी भी टॉपिक का, तो आपका टॉपिक हो जाएगा बेहतरीन और क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे और बात करेंगे सबसे बड़े दर्दनाक घटना की, जो अमृतसर में हुआ था। वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसको हम लोग देखेंगे, जो अमृतसर का सबसे बड़ा दर्दनाक हत्याकांड, जो अंग्रेज़ों द्वारा सबसे भयानक घटना हुई थी, जिसमें पूरे अमृतसर को हिला कर रख दिया था। तो ये घटना देखिए है, ये घटना की बात करें तो ये 10 अप्रैल 1919 की घटना है। ये 10 अप्रैल 1919 की घटना है। इसमें क्या होता है, अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। देखिए अमृतसर में प्रदर्शनकारी, देखिए आप देख रहे हैं रॉलेट एक्ट चल रहा था, तो प्रदर्शनकारियों का यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से, किसी तरह का हंगामा हड़ताल तरीके से ये शुरुआत नहीं होता है, तो भी अंग्रेज़ों ने इन पर गोलियां चला दी। अब क्या होता है, इसके कारण लोगों में देखिए जब गोली चलेगी बिना मतलब के, तो ज़रूर उसमें उबाल पैदा होगा। और यही कारण था कि जगह जगह पर सरकारी संस्था पर आक्रमण किए जाने लगे। इसके बाद अमृतसर में मार्शल लॉ, और इसके बाद क्या कर दिया गया, अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया। मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ आपको पता है, जब ज़्यादा उपद्रवी हो जाते हैं तो सैनिकों को जगह जगह पर खड़ा कर दिया जाता है और पूरा कंट्रोल सेना के ऊपर दे दिया जाता है। यानी अगर आप कुछ भी कीजिएगा तो सेना तुरंत एक्शन लेती है। देखते होंगे आप जम्मू कश्मीर या असम जैसे जैसे राज्यों में देखते थे आप, जात करके कश्मीरों में हमेशा मार्शल लॉ लगा दिया जाता था। ज़्यादा अगर वहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति होती थी तब मार्शल लॉ लगाया जाता था। और देखिए मार्शल लॉ का कमान किसको दे दिया गया, तो दे दिया गया जनरल डायर। और ये सही में डायर एकदम डायन की तरह था।
डायर एकदम डायन की तरह था। अब क्या होता है, 10 अप्रैल का ये बात था जब गोली चलाई गई, फिर मार्शल लॉ लगाया गया। फिर आता है 13 अप्रैल, यानी उसके 3 दिन बाद फिर क्या होता है, 13 अप्रैल को, जिस दिन पंजाब में इस दिन बैसाखी मनाई जाती है। और आपको पता है सिखों का सबसे बड़ा पर्व या सबसे महत्वपूर्ण पर्व आपका जो होता है वो होता है बैसाखी। और इसमें सिख लोग बहुत ही चढ़ बढ़ के हिस्सा और बहुत ही बेहतरीन तौर से पर्व मनाते हैं, आपको पता है। तो इसमें क्या होता है, ग्रामीणों का एक जत्था यानी झुंड जालियांवाला बाग में लगे एक मेले में शरीक होने आए थे। आपको पता है कि बैसाखी का मेला भी लगता है, आप जानते होंगे बैसाख जब आता होगा तो बैसाखी का मेला बहुत कोई घूमने अभी भी जाते होंगे, बहुत ही सुंदर मेला रहता है। तो बैसाखी का मेला में सब शरीक होने गए थे। ये एक बड़ा सा ग्राउंड, जानबे करते हैं कि आपको कहीं भी मेला लगता है तो एक बड़ा सा चारों तरफ से बंद एक ग्राउंड रहता है, सिर्फ आने जाने का रास्ता जो रहता है वो खुला रहता है। तो ये उसी तरह से एक बड़ा सा एकदम देखिए चारों तरफ से बंद, और निकलने के रास्ते सिर्फ संकरिए थे, बने हुए थे। ठीक, अब यहाँ पर जनरल डायर को एक दिमाग में क्या पता क्या आ गया, वो देखा कि बैसाखी का मेला, इतने सारे लोग हैं, अच्छा मौका मिला है, अब यहीं पर खेल ख़त्म करेंगे इन लोग का। अब मार्शल लॉ लगा हुआ है ही। तो जनरल डायर क्या करते हैं, निकलने के रास्ते जनरल डायर क्या करते हैं, इतना इज्जत से बोलने का ज़रूरत नहीं है, ये एकदम हरामी था। तो जनरल डायर निकलने वाले रास्ते को पहले बंद करवा देता है। और क्या करता है इससे भी दर्दनाक, कोई आदमी निकल ना पाए इसीलिए भीड़ में पूरी गोलियां चला देता है, और भीड़ में सैकड़ों लोगों मारे जाते हैं। कम से कम 1000-1500 लोग की भीड़, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, बहुत लोग थे, बिना किसी दयनीय व्यवस्था से देखते हुए बंद करवाकर सीधे गोलियों का बौछार कर दिया जाता है, और उसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। सरकार का ये रवैया बहुत ही क्रूर था। देखिए इसमें चारों तरफ हिंसा फैल गई, और ये इतनी बड़ी घटना था कि चारों तरफ हिंसा फैल गई, और महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। देखिए महात्मा गांधी की यही थोड़ी बहुत गलती थी, महात्मा गांधी थोड़ा सा भी अहिंसा देखते थे तो वो अपना आंदोलन वापस कर लेते थे। आज जो हमारा आज देश आज़ाद हुआ 1947 में, ऐसा नहीं कि देश पहले आज़ाद नहीं हो सकता था। आग तो पहले भी लोगों में, बहुत सारे युवाओं में, बहुत सारे जनताओं में लग गई थी। इस घटना के बाद इतना बड़ा आग लग गया था, पूरा चारों तरफ हिंसा फैल गई थी, और सरकारी दफ्तरे तोड़े जा रहे थे, सब कुछ किए जा रहे थे, और सरकारी सिपाहियों पर हमला हो रही थी। तो क्या पता इस तरह के हमला ही करके पहले ही भगा दिया जाता, ऐसे भी तो कुर्ता कर रही है। और मैं बता दूं एक चीज़, ये महात्मा गांधी बहुत ही डिप्लोमेटिक आदमी थे। इनका पूरा कहानी आप पढ़िएगा तो आप बोलते रहेंगे हिंसा के चलते हमने किसी भी आंदोलन को वापस ले लिया। ये हिंसा के खिलाफ थे, हिंसा के नहीं चाहते थे। लेकिन इन्हीं का एक स्टेटमेंट है, जब इनको पता चल गया धीरे धीरे कि नहीं, बिना तलवार के आज़ादी नहीं मिलेगी, तो इन्हीं का एक स्टेटमेंट था, और ये खुद बोले थे कि अगर वो वीर ही नहीं जो तलवार ना उठाए, अपने आज़ादी के लिए तलवार ना उठाए। तो ये बहुत बड़े डिप्लोमेटिक आदमी थे, सरकार के खिलाफ भी लड़ना भी चाहते थे, और सरकार के साथ भी निभाते थे कभी कभी। तो खैर ये बात की बात है।
लेकिन ये हत्याकांड यही थी। इससे क्वेश्चंस जो बनता है वो पूछा जाता है कि कब हुआ था आपका जलियांवाला बाग का हत्याकांड। तो 13 अप्रैल की ये घटना थी 1919 की। कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर के जलियांवाला बाग स्थान पर हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो उस समय जनरल डायर के द्वारा किया गया था। इसके देख लीजिए आप, इसके आप थोड़ा सा अगर देखना है आपको तो देख लीजिए हत्याकांड का। इस हत्याकांड का मैं आपको दिखा दूं, इस हत्याकांड का क्या प्रभाव पड़ा था। तो सारे शहरों में लोग सड़क पर उतर आए थे, एकदम आग बबूला हो गए थे। सरकारी, देखिए मैंने पहले ही बताया, सरकारी इमारतों पर हमला, हड़तालें होने लगी थी। और ये सबसे बड़ी बात थी। अगर इसको और अच्छा रहता तो और हम मानते हैं कि कुछ लोगों की यहाँ जान जाती, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को भी पता चल जाता कि हमारे हिंदुस्तान में भारतीयों के पास कितनी ताकत है, हम भी हिला सकते हैं। आप अगर 1000 को मारोगे तो हम भी 4000 5000 को आपको मार सकते हैं। आप अगर सैकड़ों को मारोगे तो हम भी लाखों को आपको मार सकते हैं। लेकिन गांधी जी ने इसको वापस लेकर पूरा मामला ही अस्त व्यस्त कर दिया था। सत्याग्रहों को ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर, जो सत्याग्रह कर रहे थे उसको सड़क पर घिसा कर चलने और सारे साहिबों यानी अंग्रेज़ों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया था। इस हत्याकांड का प्रभाव ऐसा था। फिर लोगों को कोड़े मारे गए थे तथा गुजरांवाला पंजाब जो है के गांव में बम बम बरसा दिए गए थे। तो इस तरह की घटनाएं हुई थी। तो ये थी आपके रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। इसके बाद हम लोग देखेंगे खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन जो 1920 का है, इसके 1 साल के बाद ही ये भी आप लोग को देखना है। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। और एक बार मैं आपको यहाँ पर जाते जाते एक बार मैं सिलेबस आपको बता दूँ फिर से, कि आप ऐरे गैरे या किसी के चक्कर में पढ़ें, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या तो नहीं भी पढ़े हैं तो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो फिर मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर मोटा मोटी कि आपको सिर्फ 1857 से लेकर 1947 तक ही पढ़ना है सिलेबस के अनुसार। तो आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं और सिर्फ आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर ही ध्यान दें। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 1857 की विद्रोह से स्टार्ट होते हुए 1942 भारत छोड़ो आंदोलन तक जो होता है वहीं तक आपको पढ़ना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। और एक वीडियो में आपको सिलेबस पे डिटेल इसके तुरंत बाद मैं डाल दूँगा।